हेलो बच्चों। वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक कृतिका के लेसन किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, इस लेसन की रीडिंग करेंगे। बच्चों, इस लेसन के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। बच्चों, इस पाठ में लेखक अपने बारे में बताते हैं कि वह अपनी पत्नी की मौत के बाद बहुत अकेले और दुखी थे। उनके पास ना पैसे थे, ना ही भविष्य का कोई ठिकाना। ऐसे में हरिवंश राय बच्चन जी उनके जीवन में एक फरिश्ते की तरह आए। उन्होंने न केवल उनको अकेलेपन और दुख से बाहर निकाला, बल्कि उन्हें जबरदस्ती इलाहाबाद ले जाकर उनकी पढ़ाई और रहने का पूरा इंतजाम भी किया। वे बताते हैं कि वह बनना तो पेंटर चाहते थे, लेकिन बच्चन जी ने उनके भीतर के कवि को पहचाना और उन्हें हिंदी साहित्य का कवि बनने के लिए प्रेरित किया। बच्चों, ये पाठ हमें सिखाता है कि एक सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में आपका हाथ थाम ले और आपके छिपे हुए हुनर को दुनिया के सामने लाने में आपकी मदद करे। तो चलिए बच्चों, अब इस लेसन पर चलते हैं। लेखक यहाँ अपने बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि मेरा व्यक्तित्व और मेरी कविता हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के मेल से बनी है। जैसे दो नदियों के बीच की उपजाऊ जमीन को दोआब कहते हैं, वैसे ही मेरे भीतर ये दोनों भाषाएं आपस में मिली हुई है। मैं एक ऐसे आईने की तरह हूँ जिसमें पाठक को अपनी ही छवि या अपनी संस्कृति साफ नजर आती है। मैं एक नज्म हूँ, एक दोहा हूँ। यहाँ वे कहना चाहते हैं कि मुझ में उर्दू की बारीकी भी है और हिंदी की सादगी भी। किसी ने मुझसे एक ऐसा जुमला यानी वाक्य कह दिया था जिसने मेरे दिल पर गहरी चोट की या मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैं उस समय जिस भी मानसिक या आर्थिक स्थिति में था, मैंने उसकी परवाह नहीं की। मेरे पास सिर्फ 5-7 रुपए थे, जो कि बहुत कम थे, लेकिन मैं उसी हाल में चुपचाप पहली बस पकड़कर दिल्ली निकल गया। उस समय मैंने मन ही मन पक्का निश्चय कर लिया था कि अब मुझे खाली नहीं बैठना है और अपने करियर की शुरुआत कर देनी है। मेरे दिलो दिमाग पर बस एक ही धुन सवार थी, पेंटिंग। मुझे लगा कि यही वह काम है जिसे मुझे सीखना चाहिए, और वह भी तुरंत। उस समय मुझे सिर्फ उकील आर्ट स्कूल का नाम पता था, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि वह दिल्ली में किस जगह पर है। फिर भी मैं उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। मुख्तसर यानी संक्षेप में बात यह है कि वहां के शिक्षकों ने मेरी कला की परीक्षा ली और मेरा शौक यानी उत्साह देखकर वे मुझसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे बिना कोई फीस लिए स्कूल में दाखिला दे दिया। मैंने 2-3 जगह बदलने के बाद करोल बाग में सड़क किनारे एक कमरा ले लिया। मैं रोज सुबह वहां से पैदल चलकर कनॉट प्लेस की क्लास में पहुंचता था। रास्ते में चलते चलते मैं अक्सर स्केच बनाता और साथ ही कविताएं भी लिखता। मुझे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये कविताएं कभी छपेंगी। मैं बस मन की खुशी या किसी पुराने दर्द की वजह से लिखता था। मैं अंग्रेजी और उर्दू की गजलों के शेर लिखता था। मैं हर चीज और हर चेहरे को बहुत ध्यान से देखता था कि अपनी ड्राइंग के लिए उसमें क्या खास चीज ढूंढ सकता हूँ। मेरी आंखें बहुत थक जाती थी, पर हर चीज, चेहरे और दृश्यों को खोजने का आकर्षण कम नहीं होता था। बस आंखों की सीमा थी। कभी कभी मेरे भाई तेज बहादुर मुझे कुछ पैसे भेज देते थे, या मैं साइन बोर्ड पेंट करके थोड़ा कमा लेता था। जब मैं दिल्ली में रह रहा था, तब मेरे साथ एक पत्रकार भी रहने आए। वे महाराष्ट्र के रहने वाले थे और उस समय उनके पास कोई काम नहीं था। वे बेरोजगार थे। उनकी उम्र लगभग 30 से 40 साल के बीच रही होगी। वे अक्सर मुझसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों की पुरानी बातें किया करते थे। बातों बातों में वे अक्सर एक अंग्रेजी वाक्य कहते थे, अलाहाबाद माई वीकनेस, यानी इलाहाबाद मेरी कमजोरी है। ऊपर से शांत दिखने के बावजूद मेरा मन अंदर से बहुत बेचैन और परेशान रहता था। मुझ में यह खूबी तो थी कि मैं बाहरी नजारों और पेंटिंग बनाने में डूबकर अपनी परेशानियों को कुछ देर के लिए भूल सकता था, लेकिन मेरे अंदर का दुख खत्म नहीं होता था। मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण यह था कि मेरी पत्नी की मृत्यु टीबी की बीमारी से हो चुकी थी। मैं दिल्ली जैसे बड़े शहर की सड़कों पर बिल्कुल अकेला था। मेरा कोई सहारा नहीं था। मैं सारा दिन सड़कों पर भटकता रहता, कुछ कविताएं लिखता या कुछ चित्र बनाता। लेकिन जब घूम घूम कर वापस अपनी छोटी सी खोली यानी कमरे में आता, तो वहां का सन्नाटा और अकेलापन मुझे बहुत परेशान करता और मैं ऊब जाता था। मेरे कॉलेज के पुराने दोस्त और कवि नरेंद्र शर्मा, जो बीए में मेरे साथ पढ़ते थे, अब एमए की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। दिल्ली में मेरी उनसे एक बार मुलाकात भी हुई थी।
मुझको ठीक से पता नहीं कि नरेंद्र शर्मा उन दिनों कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय थे या अपने लिए पत्रकारिता क्षेत्र में काम ढूंढ रहे थे। उसी दौरान एक दिन हरिवंश राय बच्चन मुझसे मिलने मेरे आर्ट स्टूडियो आए। जब वे वहां पहुंचे तब तक क्लास खत्म हो चुकी थी और मैं वहां से जा चुका था। चूंकि मैं वहां नहीं मिला, इसलिए बच्चन जी मेरे लिए एक छोटा सा नोट यानी संदेश लिखकर छोड़ गए। मुझे आज उस नोट के शब्द तो याद नहीं है, लेकिन वह बहुत ही छोटा और प्यारा संदेश था। बच्चन जी के इस व्यवहार ने मेरे दिल को छू लिया और मैंने मन ही मन उनके प्रति कृतज्ञता यानी बहुत आभार महसूस किया। मेरी एक बहुत खराब आदत है, मैं चिट्ठियों का जवाब नहीं देता। ऐसा नहीं है कि मैं जवाब देना नहीं चाहता। असल में मैं कई दिनों तक मन ही मन उन पत्रों के जवाब लिखता रहता हूँ, लेकिन उन्हें कभी कागज पर उतार कर भेज नहीं पाता। जब बच्चन जी का नोट मिला तो मैं उन्हें पत्र तो नहीं लिख सका, लेकिन मेरे उस मौन यानी खामोशी के बीच से बच्चन जी के प्रति मेरा आभार एक कविता के रूप में बाहर निकला। मैंने अंग्रेजी में एक कविता लिखी जो सोनेट यानी 14 पंक्तियों की कविता के रूप में थी। मगर मुझे अफसोस है कि मैंने हिंदी के बजाय अंग्रेजी में कविता लिखी, और वह भी बिना तुकबंदी वाली। लेकिन उस कविता को लिख लेने के बाद मुझको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैंने बच्चन जी के नोट का जवाब उन्हें भेज दिया हो। कुछ महीने बीत गए और मैं हालात की वजह से देहरादून आ गया। मैं अपनी ससुराल की केमिस्ट की दुकान पर कंपाउंड्री सीखने लगा। धीरे धीरे मैं डॉक्टरों के टेढ़े मेढ़े और अजीब लिखावट वाले नुस्खे पढ़ने में माहिर हो गया। उसी साल मेरे भाग्य से मेरे गुरु शारदा चरण उकील जी ने देहरादून में पेंटिंग की क्लास शुरू कर दी थी, जो मेरे लिए एक अच्छा मौका बन गया था। लेकिन जब वह क्लास बंद हो गई तो मैं फिर से सोच में पड़ गया। कविता और कला की मेरी अपनी एक निजी दुनिया थी, जिससे किसी और को कोई मतलब नहीं था। आज भी स्थिति वैसी ही है। मुझे लगता है कि जो बातें मुझे पसंद है उनमें कोई और रुचि नहीं लेता। मैं अपनी बातें किसी को बोलकर बता भी नहीं पाता था, क्योंकि बचपन से ही मुझे ऐसे संस्कार मिले थे कि अपने से बड़ों और गुरुओं के सामने चुप रहना चाहिए और उनका अदब यानी सम्मान करना चाहिए। मुझे अकेले रहने की आदत तो पड़ गई थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत उदास और दुखी था। मैं बस अपनी मुश्किल परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा था। उस कठिन समय में भी मैं अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को निभाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसी मानसिक उथल पुथल के बीच एक दिन मैंने बिना किसी खास कारण के वही सोनेट बच्चन जी को डाक से भेज दिया। साल 1937 की गर्मियों की छुट्टियों में बच्चन जी देहरादून आए। वे वहां ब्रजमोहन गुप्त के घर रुके थे। संयोग ऐसा था कि ब्रजमोहन गुप्त मेरे भाई के दोस्त थे और उनके पिता मेरे पिता के पुराने पड़ोसी और मित्र थे। देहरादून में रहते हुए बच्चन जी ब्रजमोहन जी के साथ मेरी डिस्पेंसरी यानी दवा खाने पर मुझसे मिलने पहुंचे। इतना ही नहीं, बच्चन जी एक दिन मेरे घर मेहमान बनकर भी रहे। उस समय हरिवंश राय बच्चन की लोकप्रियता की शुरुआत थी और हर तरफ उनकी धूम मची थी। उस साल देहरादून में भयंकर आंधी और तूफान आई थी, जिसने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया था। सड़कों पर पेड़ गिर गए थे और घरों की छतें उड़ गई थी। उसी तूफान के दौरान बच्चन जी एक गिरते हुए पेड़ के नीचे दबने से बाल बाल बचे थे। यह हम सबका सौभाग्य है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे साफ समझ आता है कि उस समय बच्चन जी के मन और दिमाग के अंदर दुखों का जो तूफान चल रहा था, वह बाहर आई उस भयंकर आंधी बारिश से भी कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक था। उनके इस दुख का सबसे बड़ा कारण यह था कि कुछ समय पहले ही उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। जिस तरह शिव और पार्वती एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वैसे ही वह बच्चन जी की केवल पत्नी नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का हिस्सा थी। इतने गहरे प्रेम और साथ का अचानक टूट जाना बच्चन जी के लिए एक असहनीय मानसिक तूफान की तरह था। वे बच्चन जी के संघर्ष के दिनों की सच्ची साथी थी। बच्चन जी एक ऐसे साफ दिल कवि थे जिनके मन में कोई छल कपट नहीं था। वे अपनी बात के पक्के और बोलने में बहुत प्रभावशाली थे। उनका दिल मक्खन जैसा कोमल था, लेकिन उनका इरादा फौलाद जैसा मजबूत था। ऐसा महान व्यक्ति की पत्नी का बिछड़ना उनके लिए सबसे बड़ा दुख था। एक और बरसात की घटना याद आ गई। यह देहरादून की बारिश जैसी नहीं थी, बल्कि इलाहाबाद की वह मशहूर झमाझम बारिश थी जो रुकने का नाम नहीं लेती। रात का समय था और बच्चन जी को स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़नी थी। वे जहां रुके थे, वहां की मेजबान उनसे बार बार जिद कर रहे थे कि भाई, इतनी तेज बारिश में बाहर न कुली मिलेगा और ना ही तांगा। तुम स्टेशन कैसे पहुंचोगे? इसलिए बेहतर है कि सुबह तक यहीं रुक जाओ। लेकिन बच्चन जी ने किसी की नहीं मानी।
उन्होंने अपना बिस्तर खुद अपने कंधे पर उठाया और पैदल ही स्टेशन की ओर निकल पड़े। नतीजा ये हुआ कि वे बिल्कुल सही समय पर स्टेशन पहुंच गए। उस समय मेरी मानसिक और आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि मैं खुद कभी इलाहाबाद जाने की सोच भी नहीं सकता था। मुझे इलाहाबाद खींचकर लाने का काम सिर्फ बच्चन जी ही कर सकते थे, और उन्होंने किया भी। उस समय मैं बच्चन जी को ज्यादा नहीं, बस नाम मात्र ही जानता था। लेकिन बच्चन जी के साथ मेरा जो भी थोड़ा बहुत परिचय था, वह बहुत प्रभावशाली और सटीक था। आजकल की तरह ही मैं बहुत कम लोगों से मिलता जुलता था और कहीं आता जाता नहीं था। मुझे हमेशा से ये गलत फहमी थी कि मुझे किसी के साथ ये सहारे की जरूरत नहीं है। मैं अपने अकेलेपन की दुनिया में इतना खोया हुआ था कि मुझे लगता था कि मेरे रास्ते पर मेरे साथ चलने वाला कोई दूसरा इंसान हो ही नहीं सकता। मुझे लगता था कि कोई मुझे क्यों समझेगा या मेरा साथ क्यों देगा। लेकिन यह मेरी केवल एक गलतफहमी थी। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब साल 1936 से 1938 के बीच मेरे जीवन में ये बदलाव आ रहे थे। हाँ, वही समय था जब बच्चन जी ने मुझसे बहुत ही अधिकार और चिंता के साथ कहा था कि अगर तुम इसी तरह यहाँ देहरादून में रहोगे तो तुम मर जाओगे। मेरे साथ इलाहाबाद चलो और वहां अपनी एमए की पढ़ाई पूरी करो। लेकिन दूसरी तरफ हमारी दुकान पर बैठने वाले देहरादून के एक मशहूर डॉक्टर मुझसे कह रहे थे कि अगर तुम इलाहाबाद गए तो तुम मर जाओगे। लेकिन मैं डॉक्टर की बात से बिल्कुल नहीं डरा। मैंने देख लिया था कि वह डॉक्टर गरीब मरीजों का इलाज कैसे करते थे। वे सबको एक ही सस्ती और मामूली सी दवाई लिख देते थे, कैल्शियम लैक्टेट, जो उस समय बहुत सस्ती आती थी। मैं अपने मन में पूरी तरह बेफिक्र था और मैंने डॉक्टर की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। जब मैं बच्चन जी की बात मानकर इलाहाबाद आया, तो बच्चन जी के पिताजी मेरे लोकल गार्जियन बने। उन्होंने मुझे उर्दू और फारसी की सूफी कविताओं की एक किताब बहुत प्यार से भेंट की। वह किताब सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि उनका आशीर्वाद था, जो हमेशा मेरे साथ रहा। बच्चन जी ने मेरी एमए प्रीवियस और फाइनल दोनों सालों की पढ़ाई का जिम्मा लिया और कहा, अभी तुम पैसों की चिंता मत करो, बस पढ़ाई करो। जब तुम्हारी नौकरी लग जाए और तुम कमाने लगो, तब यह पैसा मुझे वापस कर देना। ना तो मैं कभी उस लायक बन पाया कि पैसे लौटा सकूं, और ना ही मैंने इस बात की कोई चिंता की। बच्चन जी की योजना यह थी कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके एक जिम्मेदार और सफल इंसान बन जाऊं। उस समय बच्चन जी खुद 10 साल तक स्कूल में पढ़ाने के बाद अंग्रेजी में एमए और बीटी कर रहे थे। वे चाहते थे कि मैं भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर फुर्सत पा जाऊं, ताकि मुझे कहीं अच्छी नौकरी मिल सके और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मैंने अपने पिताजी को सरकारी नौकरी के बंधनों में देखा था, इसलिए मेरे मन में यह बात बैठ गई थी कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। मैंने इस बारे में कोई भी तर्क वितर्क नहीं किया, यानी गहराई से नहीं सोचा, बस मन बना लिया था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि यह बस मेरे घोंचूपने, यानी मेरी बेवकूफी की हद थी, और अपनी जिम्मेदारी से भागना था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में मुझे रहने के लिए एक फ्री सीट मिल गई थी। मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की विशेष कृपा और मदद से मुझे इंडियन प्रेस में अनुवाद का काम भी मिल गया। मैं पंत जी के इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। उस समय मुझे अगर कोई बात सचमुच समझ में आ रही थी, तो वह यह थी कि अब मुझे हिंदी कविता पूरी गंभीरता के साथ लिखनी शुरू करनी चाहिए। दिक्कत यह थी कि हिंदी लिखने का मेरा अभ्यास पूरी तरह छूट चुका था। हिंदी भाषा और उसे लिखने का तरीका मेरे लिए अजनबी या नए जैसे हो गए थे। इसका कारण यह था कि स्कूल में मेरी मुख्य भाषा कभी हिंदी नहीं रही, और घर का माहौल भी पूरी तरह उर्दू वाला था। यहाँ तक कि बीए में भी मेरा एक विषय उर्दू ही था। उस समय तक गजल ही मेरी सच्ची साथी थी। मेरे मन की भावुकता और मेरे जीवन की कमियों को व्यक्त करने का सहारा गजल ही थी। वह गजल चाहे अच्छी हो या बुरी, पर वह मेरी अपनी थी। शायद मैं अपनी बात से भटक रहा था, लेकिन यहाँ यह बताना बहुत जरूरी है कि मेरे साहित्यिक जीवन में आए बदलाव और हिंदी की तरफ दोबारा मुड़ने के सबसे बड़े कारण बच्चन जी ही थे। मैं एक बार पहले भी 1933 में एमए की परीक्षा दिए बिना ही यूनिवर्सिटी छोड़कर चला गया था। लेकिन उस समय तक मेरी कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद जैसी मशहूर पत्रिकाओं में छप चुकी थीं। बच्चन जी ने अभ्युदय पत्रिका में प्रकाशित मेरे एक सोनेट पढ़कर पसंद किया था और मुझसे कहा था कि यह वास्तव में एक शुद्ध सोनेट है। हालांकि बच्चन जी की उस राय से मैं पूरी तरह सहमत नहीं था।
खैर, बात यह है कि साल 1937 तक मेरा हिंदी भाषा से नाता लगभग टूट चुका था। उस समय मैं अपने मन की बात कहने के लिए या तो अंग्रेजी का सहारा लेता था, जिसका मुझे दुख है, या फिर उर्दू गजल लिखता था। हाँ, मैं अपने पचाही यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीधे साधे जाट परिवार और अपने बचपन के माहौल को धन्यवाद देता हूँ कि उस माहौल की वजह से मेरे मन में कभी किसी भाषा को लेकर कोई भेदभाव या दीवार नहीं बनी। मेरा दिल और दिमाग हर भाषा को अपनाने के लिए हमेशा खुला रहा। बस एक ही बात का अफसोस है कि मुझे किसी एक भाषा या लिखने की तकनीक को सीखने के लिए जितनी साधना करनी चाहिए थी, मैं नहीं कर सका। उस समय मेरा झुकाव हिंदी की ओर क्यों हुआ, इसके मुख्य तीन कारण थे, जिनमें पहला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताओं का मेरे मन पर गहरा असर था। उनसे मुझको अच्छे संस्कार और प्रेरणा मिली। दूसरा, इलाहाबाद में रहना और वहां के साहित्यिक वातावरण ने मुझे हिंदी की ओर मोड़ा। इसके अलावा तीसरा, इलाहाबाद में मौजूद मेरे दोस्तों ने मुझे हिंदी में लिखने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया और बढ़ावा दिया। हिंदी भाषा मुझे आज भी अपनी ओर आकर्षित करती है, जबकि आजकल हिंदी का वातावरण थोड़ा संकीर्ण और सांप्रदायिक हो गया है। इस खराब माहौल से मैं दुखी और उदासीन तो होता हूँ, पर हिंदी के प्रति मेरा प्रेम कम नहीं होता। बच्चन जी हिंदी साहित्य के इस संकीर्ण और सांप्रदायिक माहौल से डरे नहीं। वे एक बहादुर इंसान की तरह न केवल इस खराब माहौल का सामना कर रहे हैं, बल्कि अपनी कविताओं के माध्यम से पूरी ताकत और जोर शोर से यह बात सबको बता भी रहे हैं कि जब किसी समाज या जाति के सांस्कृतिक इतिहास में ऐसी छोटी और संकुचित सोच पैदा होती है, तो वह इस बात का सबूत है कि उस समाज की मानसिक स्थिति बहुत गिर चुकी है। साल 1937 में मेरी स्थिति वैसी ही थी, जैसे कोई व्यक्ति तैरना तो जानता हो, लेकिन 3 साल तक अभ्यास ना करने के कारण सब कुछ भूल गया हो और अब वह फिर से तैरना सीख रहा हो। यहाँ तैरने का मतलब है हिंदी में कविता लिखना। मेरे मन की गहराई में एक ही बात बार बार आ रही थी कि बच्चन जी मुझे इलाहाबाद इसलिए लाए हैं ताकि मैं फिर से लिखना शुरू कर सकूं। मैंने देखा कि बच्चन जी तो साहित्य के मैदान में उतर चुके हैं और पूरी तरह सक्रिय हैं। बच्चन जी बस अपनी आर्थिक स्थिति ठीक होने का इंतजार कर रहे थे, जिसमें शायद 1 साल और लगता। मैंने भी खुद को तैयार कर लिया था। मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि मुझे भी अब मैदान में उतरना है, यानी पूरी मेहनत से कविताएं लिखनी है। मेरे मन में बस यही एक मुख्य विचार था कि अब मुझे अपनी कमर कस लेनी है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बच्चन जी ने मुझे कविता लिखने का एक नया तरीका सिखाया था। यह 14 पंक्तियों वाली कविता थी, लेकिन यह पारंपरिक सोनेट नहीं थी। इसमें तुकबंदी को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से सजाया गया था और बीच बीच की कुछ पंक्तियों में तुकबंदी नहीं थी। मुझे लिखने का यह नया अंदाज बहुत पसंद आया। मैंने बहुत मेहनत और दिमाग लगाकर उस नए तरीके से एक कविता लिखी। यह बात बच्चन जी या किसी और को पता ही नहीं चली, क्योंकि वह कविता कभी कहीं छपी ही नहीं। बच्चन जी के लिए वह केवल कविता का एक हिस्सा था, लेकिन मैंने उसी रूप में अपनी पूरी कविता खत्म कर दी। मजेदार बात यह रही कि मैंने जब वह कविता पूरी की, तो वह वापस घूम फिरकर सोनेट जैसी ही बन गई, उससे अलग नहीं हो पाई। बच्चन जी ने खुद उस समय तक उस नए तरीके में कोई कविता नहीं लिखी थी। बच्चन जी की मशहूर किताब निशा निमंत्रण की कविताओं का जो खास अंदाज और ढांचा था, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैंने भी उस तरीके से कुछ कविताएं लिखने की कोशिश की, लेकिन मुझे वह बहुत कठिन लगा। उस समय बच्चन जी का वह तरीका बहुत लोकप्रिय था। 9 पंक्तियों की कविता जिसमें 3 छोटे छोटे पद होते हैं। उस दौर के लगभग सभी कवि उसी शैली में लिख रहे थे, लेकिन मुझसे वैसा नहीं लिखा जा रहा था। फिर भी इस कोशिश में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी। वे शायद उतनी बुरी नहीं थी। मैंने उसी समय निशा निमंत्रण के कवि के प्रति यानी बच्चन जी के लिए एक कविता लिखी थी। खास बात यह है कि उस कविता को बाद में मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने देखा और उसमें कुछ सुधार भी किए थे। वह कविता आज भी मेरे पास सुरक्षित है, लेकिन वह कभी छपी ही नहीं और बच्चन जी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चला। मेरा मन एमए के कोर्स में नहीं लग रहा था। इस बात से बच्चन जी को बहुत दुख और गुस्सा था, क्योंकि वे चाहते थे कि मैं डिग्री लेकर नौकरी के काबिल बन जाऊं। बच्चन जी की नाराजगी के कारण मेरे मन में भी उनके प्रति हमेशा एक झिझक या संकोच बना रहता था। नतीजा ये हुआ कि 2 साल पूरे होने के बाद भी मैंने एमए फाइनल की परीक्षा नहीं दी। उसी साल मैं बच्चन जी के साथ एक कवि सम्मेलन में भी गया था, जो शायद गोरखपुर में हुआ था।
हिंदी में लिखने का मैंने जो नया अभ्यास शुरू किया था वह बेकार नहीं गया। उसका अच्छा परिणाम निकला। मेरी एक कविता सरस्वती पत्रिका में छपी, जिसे पढ़कर महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत प्रभावित हुए। इसके साथ ही मैंने कुछ निबंध भी लिखने शुरू कर दिए थे। मैंने पहले पंत जी की पत्रिका रूपाब के दफ्तर में प्रशिक्षण लिया और उसके बाद मैं बनारस चला गया, जहां मैंने हंस अखबार के कार्यालय में कहानी विभाग में काम करना शुरू किया। हिंदी साहित्य के इस साहित्यिक प्रांगण में मुझे लाने का पूरा श्रेय बच्चन जी को ही जाता है। बच्चन जी ही मुझे घसीटकर यहाँ तक लाए थे। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो साफ समझ आता है कि मेरे जीवन में जो यह बड़ा और अचानक बदलाव आया, उसके पीछे बच्चन जी की वह शक्ति थी जो चुपचाप रहकर भी दूसरों का भला करना जानती है। बच्चन जी में यह नैसर्गिक क्षमता है कि वे दूसरों को एक नया और प्रेरणादायक जीवन दे सकें। मैं बच्चन जी से अक्सर दूरी बनाकर ही रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए दूरी और नजदीकी का मतलब अलग है। कई बार हम जिनके साथ शारीरिक रूप से पास रहते हैं, उनसे मन से बहुत दूर होते हैं, और जिनसे हम सालों तक नहीं मिलते, वे हमारे मन के बहुत करीब होते हैं। मुझे बहुत ज्यादा मेल मिलाप, ये चिट्ठी पत्री करना पसंद नहीं है। मेरे लिए बच्चन जी वैसे ही करीब थे, जैसे कोई कवि अपनी कविता के जरिए अपने पाठकों के करीब होता है। भले ही पाठक उस कवि से कभी ना मिला हो, या वे अलग अलग युगों के ही क्यों ना हो, बच्चन जी का व्यक्तित्व उनकी सबसे बेहतरीन कविता से भी ज्यादा बड़ा और महान है। वे मेरे बहुत करीब हैं, और यह रिश्ता बहुत ही सरल और स्वाभाविक है। मुझको इस रिश्ते की यही सादगी और स्वाभाविकता बहुत अच्छी लगती है। बच्चन जी के साथ मेरा रिश्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यह रिश्ता मुझे बांधता नहीं है, बल्कि अपनी जगह पर आजाद रखता है। बच्चन जी किसी पर अपनी राय नहीं थोपते थे। केवल मुझे ही नहीं, बल्कि दुनिया के सैकड़ों अन्य लोगों को भी बच्चन जी के साथ ऐसा ही अनुभव हुआ होगा। बच्चन जी ने न जाने कितने ही लोगों की इसी तरह बिना किसी स्वार्थ की मदद की होगी। बच्चन जैसे लोग इस दुनिया में हमेशा से रहे हैं, और वे ऐसे ही होते हैं। मैं उन्हें असाधारण कहकर उनकी तारीफ के पुल नहीं बांधना चाहता, क्योंकि ऐसा कहने से उनकी सादगी कम हो जाएगी। आज के समय में इतना साधारण और सरल इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यही सच है। तो बच्चों, इस तरह से ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं आशा करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।